फरवरी एंड। ओके। हम्म। यस सर। तो अभी क्या चल रहा है, क्लास चल रहा है, आप लोग स्कूल जा रहे हैं या कैसे, ऑनलाइन चल रहा है अभी भी? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन ही चल रहा सर फिलहाल तो ऑनलाइन है सर, लेकिन 1 फेब से सर ऑफलाइन है। 1 फेब से ऑफलाइन बुलाया आपको। ओके। तो काफी दिन बाद स्कूल जाएंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? सर शायद से अच्छा लगा। पेपर तो सर मेरे ऑफलाइन होंगे सर। सर ओके ओके। ओके ओके। ऑफलाइन होंगे पर सर अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। यस अच्छा। ओके। चलिए, तो ठीक है, स्कूल भी जाओगे आप लोग तो स्कूल का फायदा क्या होता है ऐसे? मैंने ऑफलाइन पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में क्या डिफरेंस लगा आप लोगों को एक साल? सर इंटरेक्शन अच्छी होती है। किसमें, ऑफलाइन में? यस सर, ऑफलाइन में। सर ओके। माइक ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता बार बार। यस Yes. सर, डिस्कनेक्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। और सर टीचर सबको देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके। सर ऑन द स्पॉट डाउट भी अच्छे क्लियर होते हैं। अच्छा। ओके। और और सर बिग बोर्ड पे सर ज्यादा समझ आता है। ओके। और टीचर का डर भी रहता है थोड़ा, है? Yes, sir. और सब पता भी चल जाता है, सब पूछते नहीं है कई बच्चे डाउट, तो सब हाँ। पता चल जाता है उनकी शक्ल देख के। अच्छा, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा? ये सर, सब मेरे मम्मी पापा भी टीचर है ना, सब मैंने उन्हें देखा है अच्छा। ओके। हाँ, तो टीचर को। साइंस के। ओके। हाँ, तो टीचर को शक्ल देख के आइडिया हो जाता है किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, ये भी है। ये सर। ओके। और फायदे क्या लगे आपको ऑनलाइन के वजह से? अपनी ईज और कंफर्ट में पढ़ सकते हैं। ये सर। ओके। मीन्स कैसे लगा आपको सर इजी? पर बस इस कंफर्ट के कारण ही सर अच्छे से नहीं पढ़ पाते सर, क्योंकि वहां पे सर ज्यादातर पढ़ रहे होते तो सर और वैसा आता है पढ़ने के लिए। ओके। तो कैसे इसमें आपको इजी क्यों लगता है, कंफर्टेबल क्यों लगता है ये ऑनलाइन? सर घर पे होते हैं ना, अच्छा, तो ट्रैवल नहीं जब करना वहां पे पड़ता? अटेंटिव रहते हैं, यहाँ पे इतने नहीं रह पाते। अच्छा। Yes. और इसमें अपना बढ़िया है, आपका भी बीच में कुछ खाना पीना तो खा पी भी लिया है? सर यस सर। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ नहीं पता चलता है टीचर को। अच्छा। मैं तो ऐसे भी सुना है कुछ बच्चे जो है एक स्क्रीन पे क्लास चल रही होती है, दूसरे स्क्रीन पे जो है गेम चल रहा होता है, ऐसे भी करते हैं कुछ? सर ऐसा नहीं है। सर मैंने ऐसा डाउनलोड, नहीं है। आप लोगों में, आप लोगों में नहीं होंगे कैलविन में, लेकिन मैंने बाहर स्कूल में सुना है कि कुछ पेरेंट कंप्लेंट कर रहे थे कि ऐसा होता है कि हमारे बच्चे यस सर। यस सर। ऐसा भी होता है कि आपके दोस्त वगैरह बताते हैं कुछ ऐसा? यस सर। होती रहती कंप्लेंट्स तो स्कूल में। यस सर। अच्छा। हाँ, तो एक्चुअली इसका अगर यूज करा जाए तो बेनिफिशियल है टेक्नोलॉजी, अगर यूज ना करा जाए तो नुकसान भी सर काफी। स्टूडेंट्स के लिए सर, जो बंक करते हैं क्लास उनके लिए बेनिफिशियल है, जो पढ़ते हैं सर उनके लिए इतनी नहीं है। अच्छा, और जो एवरेज बच्चा होगा उसके लिए? सर बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल नहीं है। ओके। एवरेज इन द सेंस कि मतलब क्लास में कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे काफी लो होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो है एवरेज होते हैं क्लास में, तो उनके लिए। सर बहुत सारे बच्चे सर एक साथ बोल देते हैं, कुछ समझ नहीं आता। Yes. ओके। सर जो इंटरेक्ट करने वाले बच्चे हैं वो तो फिर भी देख पढ़ लेंगे इस टाइम पे, लेकिन जो साइलेंट। तो आपको हम में से भी सर कुछ 15-20 बच्चों का ही तो नाम याद है। हम्म। हम्म। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर टोटल तो सर 40-50 आ जाते हैं। ओके। बट आजकल मैं देखा यूट्यूब पे काफी ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं और वो सब चल रहा है, तो वहाँ पे तो क्या लगता है आपको? सर ज्योग्राफी में हेल्प हो जाती है क्योंकि उसमें वीडियोस से या फिर किसी चीज से देखने से ज्यादा याद हो जाता है। ये सर, यूट्यूब और इन सब में सर एनिमेशन के द्वारा सर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी सर कहानी समझ में आ जाती है, तो उसका समरी क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं। ओके। तो अच्छा, क्योंकि आजकल जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग भी जो बाकी चैनल पे हम पढ़ाते हैं शाम को, बाकी जो हमारी क्लासेस होती हैं सारी यूट्यूब पे चलती हैं। यस सर, कैलविन 9 ये to सर 12 वाले चैनल पे। हम्म। आप लोग करते हो कोई अटेंड उसमें से? नो सर, वो 11-12 के बैच चल रहे हैं अभी तो ज्यादातर। ओके। ये सर। सर एक क्विज करी थी। यस सर, क्विज तो करते थे। कौन सी सर क्लास? कोई मैं अब करता नहीं हो रहता रही। हूँ। सर कौन सी आपके क्लास? में भी आए थे। मेरी वाली? सर कोई अब तो नहीं हो रही।
अच्छा, अभी होंगी अभी एक और वो बन रहा है यहाँ पे, स्टूडियो बन रहा है नया, आज आज या कल में, और कुछ बढ़ जाएंगी आपकी। सर अब तो बैच शुरू हो गए सर, उनकी क्लास होते रहती है, क्लास 11 12। हाँ सर हाँ, हम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नहीं पढ़ पाएंगे ना। क्यों, उसमें क्या है? तो वो सर छोटी क्लासेस से लागू होना स्टार्ट होगी, तो क्या फर्क पड़ेगा फिर हमें? तो हम नहीं पढ़ पाएंगे ना सर। बाकी जो बच्चे हैं सर हमसे छोटे, जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर उनकी री रिटर्न होंगी सारी बुक्स और वो। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी वो। यस सर। यस सर। हम्म। सर स्ट्रीम चूज सर करने 12th तक भी। क्या फायदा है उसका, स्ट्रीम में क्या फर्क पड़ेगा? मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को ज्यादा पता नहीं है। सर मैं सर मुझे आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो सर, चेंज भी कर सकते हैं सर कोई 11th में। स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं होगी सर, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे और हम सब्जेक्ट्स सर चूज कर सकते हैं। जैसे हम साइंस के साथ सर आर्ट्स, मतलब हम जो ज्योग्राफी है वो भी पढ़ सकते हैं साइंस के साथ, सर और जिसको जैसे बायो पसंद है वो भी पढ़ सकता है सर। यस सर वो सर स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, साइंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। सर यस सर, और और सर 11th। शुरू से लेके सर ना वो कंप्यूटर साइंस भी सिखाई जाएगी। अच्छा, सर कंप्यूटर साइंस सर अब भी है। स्ट्रीम चूज करने करिकुलम में साथ में। वन बाय वन बोलो, सर 11th 12th में सर स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं बाद में भी। सर सर मेरी स्कूल में सर मेरे पापा के सर स्टूडेंट थे सर 11th में, उन्होंने गलती से उन्हें साइंस लेनी थी, उन्होंने गलती से आर्ट्स ले ली सर। वो उनके लिए दिक्कत आ गई सर, पर कॉलेज में वो चेंज कर सकते हैं होंगे अगर ये आ जाएगी तो सही टाइम पे। सर कॉलेज भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे जिन्हें आईएएस बनना होता है वो कॉलेज में आर्ट्स लेते हैं और 11th 12th में साइंस। यस सर। बट सर मैं पूछ रही हूँ कि मतलब अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी तो क्या 11th में हम भी सब्जेक्ट वाइज चूज कर पाएंगे? आई सर डोंट हम थिंक तो आप, 12th तक ही नहीं कर पाएंगे ना चूज सर, हमारा 12th तक पूरा सिस्टम पुरानी वाली में बीतेगा सर, मैंने पढ़ ली। क्योंकि आप लोग 10+2 में चल रहे हो ना एजुकेशन पॉलिसी में, और वो जो पॉलिसी आई है नई वाली, वो शायद 8+4 है, 8+4 ये प्लस। सर 2+4+ ऐसे ही है सर। तो आप लोग ऑलरेडी आ चुके हो ना इसमें, 10+2 वाले में। यस सर। तो आई उसी पे डोंट होगी थिंक। सर हमारी 12th तक। हाँ, तो आप लोगों के लिए वही रहेगी। आपको कौन सी अच्छी लग रही है, नई वाली पॉलिसी अच्छी लग रही है? सर सर नहीं नई होगी। पॉलिसी में सर न्यू ही अच्छी है। सब्जेक्ट चूज करने वाले में सर सर पुरानी सही। इंटरैक्ट कर पाएंगे और भी। सर जो इस टाइम पे प्रॉब्लम हमने फेस की वो और ज्यादा नहीं होगी सर ऑफलाइन में भी। किस तरह की प्रॉब्लम? सर जो इंटरैक्शन की प्रॉब्लम थी और सर सिर्फ मार्क्स पे बेस्ड होते थे सर, अब उसके बिहेवियर से भी बच्चे के वो मार्क्स डिसाइड होंगे। अच्छा, मैंने ओवरऑल उसका। सर एक स्टूडेंट भी सर मार्क्स देगा उसके दोस्त को या फिर उसके फ्रेंड को हर क्लास में। ओके, इट इज अ ये काइंड ऑफ अप्रेजल सिस्टम, जैसे कंपनीज में होता है, कंपनी में ऐसे ही होता है, जब अप्रेजल होता है ना, लोगों की सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें आपस में यस सर। मार्क्स दिए जाते हैं, और ओवरऑल वो होता है, आपका वैल्यूएशन होता है कि आपने ये कैसे बात की। पुरानी वाली पॉलिसी में लेकिन सर फर्स्ट से फिफ्थ तक हिंदी मीडियम पढ़ना पड़ेगा। हिंदी सर नेटिव लैंग्वेज मतलब जैसे आप जिस स्टेट में, और वो भी सर अच्छा, डिपेंड करता है कि वो स्टेट पढ़ाना चाहती भी है या नहीं, मतलब इस तरीके से है ना कुछ। जैसे तमिलनाडु में लोग सिर्फ या तो तमिल जानते हैं या इंग्लिश, मतलब उन्हें हिंदी तो आती ही नहीं है। रीजनल लैंग्वेज को अप्रेस करने के लिए भी ऐसे ही। यस सर। सर मुझे सर मुझे इतने फायदे तो नहीं लगे, बट हाँ एक सर स्ट्रीम वाला लगा था और वो तो शायद हमें मिलेगा ही नहीं। सर हमें लेकिन कॉलेज स्ट्रीम में वाले में, मिलेगा तो वहां पे चेंज कर। क्या सर? लेकिन स्ट्रीम वाले में स्ट्रीम वाले अब में ये डिपेंड करेगा, उसमें कोई ना कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि अगर मान लो आपने रैंडम सब्जेक्ट चूज कर लिए, हम्म क्योंकि आपको पता है फिजिक्स जैसे है तो मैथ्स से रिलेटेड है, अब मान लो आपने फिजिक्स ले लिया और मैथ्स नहीं चूज किया, हम्म तो फिर तो ऐसा हो जाएगा प्रॉब्लम कि आपको आधा नॉलेज आ पाएगा, पूरा नॉलेज आ ही नहीं पाएगा फिजिक्स में है क्या क्या। नहीं मैं उसकी यस बात सर, फिर भी ओपनली हम चूज हम तो नहीं कर पाएंगे ना। हमें जैसे तो नए बच्चे, नए स्टूडेंट आएंगे मान लो, वो अगर चूज करते हैं ऐसा, हम्म थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम तो होगी। अब देखना पड़ेगा इसमें कि आप और जैसे जो बच्चे सर जेई करेंगे उनकी फिजिक्स मजबूत हो जाएगी। और जो सर जे मुझे ऐसा लग रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जितनी अच्छी दिख रही है, जब इम्प्लीमेंटेशन में आएगी तो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर गवर्नमेंट स्कूल्स में तो इतने
टीचर भी अवेलेबल नहीं है जितने कि इन्होंने बात कर दी कि इस तरीके से करेंगे या वैसे करेंगे। यस सर। ओके, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। बहुत हो सर रही है सर वो बढ़ा भी सकते हैं टीचर्स। सर। पहले कोडिंग जब आईआईटी वाले बच्चे और ये सब ये करते थे और अब तो छोटे छोटे बच्चे करेंगे, तो आई थिंक सर जैसे फॉरेन में होता है ना कि आई कांटेक्ट बड़ी छोटी एज में ही हो जाता है। इन सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान से बड़ी जल्दी हो जाएगा। ओके, सर ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सर जो अभी हमारी ग्रोइंग से जो फ्यूचर है सर अभी आने वाला है, जैसे जो अभी 4th-5th क्लास में है, फिर उससे भी छोटे हैं सर, उनके लिए बहुत अच्छा है अच्छा। सर, क्योंकि हम तो थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो सर हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन जो अभी और बड़े होना उनके लिए बहुत अच्छा है ये। ओके, छोटी एज में उनको ज़्यादा टाइम होता है तो दे कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। वो अच्छे से सर कर सकते हैं 5+3+3+4 का यूज। अच्छा, ओके। हाँ, तो कई सारे बेनिफिट हैं उसके, वो तो समय बताएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी सारी है। ऐसे कहने हैं कि स्कूल में टीचर वगैरह अवेलेबल होने यस चाहिए। सर। सर वो मतलब ऐसा है कि सर वो दिखने में अच्छा है सर, सुनने में, लेकिन सर उसका इम्प्लीमेंट होना थोड़ा टफ है यस सर। सर, मतलब इम्प्लीमेंट करने यस के लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा सरकार को। यस सर। और सर दो बच्चों को और पेरेंट्स को भी, क्योंकि सर बहुत टाइम लगता है एकदम से सोच बदलने में पर्टिकुलर ग्रुप की। ये भी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर एक बात सही है, क्या? सर वो कोडिंग सिखाएंगे बच्चों को शुरू से। सर ओके। सर मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सर कोडिंग ऐसे 3-4 साल मतलब ठीक है सिखा देंगे, बट सर ऐसे 3-4 साल सीख के फिर उसको ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर 6 to 8 आई थिंक 6 to 10 तक सिखाएंगे, पता नहीं कब सिखाएंगे, बट उसके तो बाद फिर बच्चे 8 के बाद सर हम फैक्ट्रीज में भी सर देख सकते हैं सर, जो पहले कॉलेज के बच्चे कर पाते थे। और सर इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट ग्रेजुएशन यू विल गेट अ जॉब। बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है तो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो इंडिया में तो बहुत सारे लॉज इसके रिगार्डिंग भी लाने पड़ेंगे, जिससे बच्चों के लिए 8th क्लास में ही स्ट्रीम्स मतलब जॉब्स ओपन हो जाए। मतलब इस तरीके से कह रही हूँ मैं, ना तो उनको ब्रेक मिल जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं रहेगा। हाँ, 8th तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 10th क्लास से एटलीस्ट मिल जाए। सर मतलब कोडिंग बात हो की गई सर एक कि क्लास तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग जब करा रहे हैं तो फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वाले बच्चों के लिए ऑप्शंस भी तो रखिए। अगर उन्हें ब्रेक ही मिल जाएगा तो फिर उसका क्या फायदा। सर आज वेव एंड साउंड चैप्टर पढ़ेंगे। यस, वेव एंड साउंड पढ़ेंगे। हाँ, तो पॉलिसी हमारी ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस ये कि सरकार को थोड़ा वो करना पड़ेगा और थोड़ा सा और चीज़ें भी स्मूथ होनी पड़ेंगी। Yes, जो sir. हमारा सिस्टम है पूरा उसको स्मूथ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें वो आपकी जो है आएंगी मैंने पिक्चर में। क्योंकि कोडिंग भी अगर आप सीख रहे हो तो कोडिंग का भी एक्चुअली लेवल होता है, लेवल 1 2 3। तो अगर आप आपको केवल वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट मारना है। आपको पता है जो हमारी कंपनियां हैं यहाँ पे आईटी, जो भी आपकी कंपनी आईटी कंपनी है, विप्रो है, सत्यम है, इन्फोसिस है, उनमें जो मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं, आई एम नॉट फ्रॉम द आईटी फील्ड। मेरे को थोड़ा बहुत आता है C++ वगैरह, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आई एम नॉट द फील्ड। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट इस फील्ड में है वो कहते हैं कि सर वहाँ पे 70% लोग जो बैठे हैं, 80% वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं केवल। वो दे आर जस्ट अ सिंपल ग्रेड ए, मैंने लास्ट 3rd ग्रेड के कोडर हैं, वो उनको कुछ नहीं आता। यस सर, नहीं आता। और सर इनका तो बड़ा सिंपल से एग्जांपल है सर, हमें 6 तक आई थिंक 6 के बाद से या फिर संस्कृत सिखाई जाती है 10 तक, लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि हमें पूरे दिन आज संस्कृत में बोलना है तो हमें नहीं आती, क्योंकि हमें सिर्फ लिखनी आती है या 1-2 वर्ड के मतलब आते हैं और बस पेपर देने के लिए आता है। तो मे बी न्यू यस सर। एजुकेशन इस चीज पे फोकस करेगी कि कितना प्रैक्टिकल हो सकता है एक बच्चा। करेक्ट है। जो कोडिंग है, कोडिंग का अगर आप मैंने केवल आपको कॉपी पेस्ट सिखाया जा रहा है, उतना ही छोड़ दिया गया आपको, तो यू विल नॉट बिकम ग्रेड 2 और ग्रेड 1 कोडर। आप जो 3rd ग्रेड के कोडर बन जाओगे बिल्कुल। ये सर कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए सर, खुद ओरिजिनल बनाना चाहिए। तो ओरिजिनल के लिए एक्चुअली कुछ हाई लेवल तक जाके सिखाएंगे तभी आपको फायदा होगा ना, क्योंकि यस सर। छोटे लेवल। यस सर। हमें बेस से पढ़ना पड़ेगा। पर वही तो आगे जा पाएंगे सर, जिन्हें जाना होगा सर, जिन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट होगा सर। कई के पेरेंट्स भी नहीं मना करते ना कि वो नहीं चाहते उनका बच्चा बस सामने कंप्यूटर के, वो समझते हैं कोडिंग बस सामने कंप्यूटर बैठ के आपका बच्चा कुछ कर रहा है। बिल्कुल, वो भी ऐसा हो सकता है कि सर आपने कौन सा एग्जाम पास करा? हमारा तो जेई होता है ना। मैं हमारे टाइम पे तो डीसी का होता था अलग से एग्जाम, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। अब तो जेई के अंडर आता है वो। यस सर। सर तो कई एग्जाम सर जो कॉलेज लेवल के वो भी CBSE कंडक्ट कराएगा। हाँ, अब तो एनटीए आ गया वैसे तो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
उसको दे दिया गया है काम। यस सर। ठीक है, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, वेव्स एंड साउंड। ये लास्ट चैप्टर है। क्लास थी ना? सॉरी, आवाज नहीं आई मुझे, क्या बोला आपने? पहले रिवाइज करा दो सर, ये चैप्टर तो बाद में भी हो जाएगा सर, पेपर आ रहा है। कब है पेपर आपका? सर 11 फरवरी से ही है। 11 फेब से पेपर है? यस सर। तो चैप्टर आपका ये वाला नहीं आ रहा इसमें? नो सर, ये तो ओमिटेड है ना साउंड तो। अच्छा, आपके स्कूल में ओमिटेड कर दिया पूरा? यस सर। ये चैप्टर लेकिन इम्पोर्टेंट है सर, ये पढ़ा पढ़ा दो सर, खत्म हो गया सर डिलीटेड है सर, लेकिन हमारे स्कूल में पढ़ाया है। हाँ, क्योंकि स्कूल पे डिपेंड करेगा, तो स्कूल पढ़ा रहा है नहीं ये पढ़ा रहा। इम्पोर्टेंट है मैंने सर, पढ़ लिया। और एग्जाम में भी आएगा। तो इसको कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, चैप्टर छोटा ही है, ज्यादा टाइम लेगा नहीं। यस सर। सर इसमें तो बहुत सारे सब मेन जो सबसे बड़ा टॉपिक है सर वेव्स होगा ना सर सर। वेव्स। क्वांटम फिजिक्स में भी यूज होने लग गई है वेव्स, और अब तो सर एनर्जी आ गया है नया। यस, आपको करेक्ट, आपको जो इसमें वेव का बेसिक आइडिया दिया जाएगा और साउंड का बेसिक आइडिया, मतलब आपका बहुत डिटेल में नहीं है चीजें। तो मतलब बेसिक आइडिया देंगे सर, आगे जाके 11th-12th में लेंगे तब मिलेगा हमें अच्छे से। हाँ, 11th-12th में आप देखेंगे तो वहाँ डिटेल में दिया गया, वेव्स एंड साउंड अलग से चैप्टर है पूरा, तो मैंने डिटेल में है पूरा ओके चैप्टर। सर। तो फटाफट से देख लेते हैं इसे, फिर रिवीजन वाली जहाँ तक बात है, अभी तो हम पे टाइम है, एक दो क्लास और हो जाएंगी उससे पहले हमारी, तो तब रिवीजन को भी एक बार देख लेंगे, है ना? यस सर। सर आप सर आप वो बता सकते हैं सर इज इक्वल टू MC स्क्वायर को कैसे डिराइव करते हैं सर? बाद में आप टेलीग्राम या इस पे बता देंगे। अच्छा, बाद में बता दूंगा, अभी नहीं, बाद में, ठीक है? सर वो वैसे जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एक्चुअली मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इनफैक्ट जो न्यूक्लियर वाला पढ़ाया था ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने केवल आपको आइडिया देने के लिए बताया था। ये तो हमारे Yes. सिलेबस में, हॉर्स पावर ये सब सिलेबस में है। यस सर, मैंने सर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था सर, वो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको जो बताया था कि E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, कैसे कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क होता है, ये सब आपको अगर ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे कोर्स में नहीं है अभी, तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बोला था, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये बताया था सारी चीजें, ठीक है? अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इट्स ओके। और ये चीज आपके जो कोर्स में है वो ये है, किलोवाट आवर वगैरह, ये हमारे कोर्स में है, ठीक है? तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। E इक्वल टू MC स्क्वायर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, वेव से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वेव, आपको क्या समझते हैं वेव से? वेव का सर डिस्टरबेंस। डिस्टर्बेंस सर डिस्टरबेंस। ठीक है, और क्या ऐड करेंगे इसमें डिस्टर्बेंस के? सर डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। मीडियम। ठीक है सर वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। सर डिस्टरबेंस ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, करेक्ट। थ्रू अ मीडियम, आप लोग बोल रहे हैं मीडियम, यस, कई बार मीडियम लेकिन नहीं भी हो सकता, दो तरह की वेव पढ़ते हो ना, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। यस सर, सर ठीक है, अगर चलो अभी मान लेते मीडियम है, तो क्या डेफिनेशन क्या दोगे वेव की? सर वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन मीडियम पासिंग थ्रू अ मीडियम। ठीक है, और क्या ऐड करोगे इसमें? और अगर मैं एक्चुअल अच्छी डेफिनेशन बनाना चाहूँ उसकी? सर इट कैरीज एनर्जी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कैरीज एनर्जी। और क्या ऐड करोगे? यस सर, सर मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे मॉलिक्यूल में, और सर उसी की वजह से वेव फर्दर ट्रैवल करती है। करेक्ट, एनर्जी ट्रांसफर होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे माउथ से कुछ एनर्जी निकल रही है और वो आगे पर माइक तक पहुंच रही है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है? यस सर। और वेव के एग्जांपल क्या है लाइफ में, जैसे आप क्या क्या एग्जांपल आपने, मैं बोल रहा हूँ ये एक वेव है, साउंड वेव है ये, साउंड। और क्या एग्जांपल है हमारे लाइफ में ऐसे वेव के? सर जैसे हॉर्न। हॉर्न, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स एक तरह की वेव्स हैं, ठीक है? और सर एक्स-रे वेव्स। सर ओशन वेव। ओशन वेव, ट्रांसवर्स। हाँ, ट्रांसवर्स तो उसका एक अलग एग्जांपल हो गया, ठीक है, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। ओशन जो वेव हमारी आ रही है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? सर डिस्टरबेंस होती है जैसे जो आपकी हवा वो टकराती है, सुनामी जो होते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल पुल बाय मून एंड अर्थ।
हाँ, मून का ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है, उसके अलावा जो हवा हमारी Yes, sir. टकराती है पानी से, यस उसके सर। कारण वेव बनती है। अल्ट्रावायलेट वेव। और सर पत्थर मारते हैं सर, उससे भी डिस्टरबेंस क्रिएट होते हैं सर, जिससे स्मॉल वेव्स क्रिएट होती हैं। करेक्ट, आप किसी पानी में अगर पत्थर मारेंगे तो एक सर्कुलर टाइप की वेव आपको दिखती है वहाँ पे। और सर Yes, sir. कभी यस सर। टेक्टोनिक प्लेट, अल्ट्रावायलेट वेव। सर Sir, सोनार। X-ray waves. एक्सरे, ये सब हमारी वेव्स हैं। अर्थक्वेक जब आता है, अभी कोई बोला था टेक्टोनिक प्लेट, अर्थक्वेक अगर आता है, सुनामी आती है, वो भी आपकी एक वेव आती है पानी में, वो भी एक यस वेव सर। है। सर या इसी का तो एग्जांपल दिया था सर, ओशियनिक वेव्स का। सर हाँ, इलेक्ट्रॉन या इमिटिंग एमिटिंग एक्सपेरिमेंट में सर, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जब सर कहीं पे सर बम गिरता है कोई बड़ा सर, जब भी वेव होती है। क्या सर सर वाइब्रेशन ऑफ Sir, गिटार रिंग। main 7 वाइब्रेशन, types की wave होती है ना, I guess. ऐसा तो कहीं नहीं है, मैंने 7 या समथिंग, आपने कहीं पढ़ा है नहीं कि सर, 7? मैंने कहीं देखा था सर, जैसे लाइट वेव्स और ये सर यूवी वेव्स को अगर एक साथ देखते हैं तो वो शायद 7 टाइप्स की होती हैं। तो सर आप एक बार वो बता देंगे प्लीज, एक्चुअली सर जो वेव, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। वो तो, अच्छा वो तो आप वो वाली बोल रहे हैं कि जो आपकी इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और यस विजिबल और सर, वो सब, एक्सरे, एक्सरे, रेडियो। गामा रे। सर जो एक्सरे या रेडियो वेव्स, जो भी ये वेव्स होती हैं, तो सर ये हवा में डिस्टरबेंस लाती हैं। मतलब ये इनकी वेव्स दिखती तो है नहीं, जैसे पानी में दिखती है हमें डिस्टरबेंस होती हुई। हाँ, इनको समझना पड़ेगा कि ये जो वेव है आपकी, जो एक्सरे है और जो आपकी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे सन से जो लाइट आ रही है, तो ये सारी जो है ये ईएम वेव है। तो ये क्या करती है ना, क्योंकि मीडियम तो यहाँ होता नहीं, मीडियम ही नहीं होता, इसको मीडियम चाहिए ही नहीं एक्चुअली, एक्सरे को भी नहीं चाहिए मीडियम। तो ये क्या करती है, मैंने हम तो बोलते हैं वेव जो है मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो ये वेव एयर। अभी समझेंगे उसको, है ना? ठीक है। और यस सर। वेव का एग्जांपल और क्या हुआ लाइफ में, ये सब हुए। अभी अगर हम सर जो earthquake आया, रेडियो वेव्स होती हैं सर, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। कर सकती हैं, बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती हैं। रेडियो वेव नहीं यस करेंगी, रेडियो वेव नहीं करेगी, साउंड वेव करेगी। यस रेडियो यस सर, सर, साउंड क्योंकि ईएम वेव। वेव है, सर रेडियो वेव। टेम्परेचर से सर वो एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है ना, और सर उससे एनर्जी ट्रांसफर। तो फिर सर ये इनका वेव, अभी आप बोल रहे थे कुछ, सर कंप्लीट कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। जैसे वाटर में हमें डिस्टरबेंस फील होती है, तो जो आपने बोला इनको मीडियम ही नहीं चाहिए होता, तो फिर ये कहाँ डिस्टरबेंस लाते हैं? हाँ, तो कहाँ लाते हैं अभी देखेंगे उसको, किस तरह की वेव होती है, कहाँ डिस्टर्बेंस लाती हैं, क्यों हम ऐसा बोलते हैं ना, अभी आएंगे उस पर। पहले हम वेव को अभी समझ रहे हैं, उसकी वेव किस किस तरह की अपनी लाइफ में क्या क्या एग्जांपल देखें। तो जैसे अर्थक्वेक बोल रहा था, कोई शॉकिंग वेव्स अर्थक्वेक से निकलती हैं, जहाँ पे मैंने कहीं पे, आपने पढ़ा हो ना, अर्थक्वेक आता तो एक टर्म्स यूज होती है एपिसेंटर, सर यस सर। कहाँ पे आपका जो है शॉक स्टार्ट हुआ, तो वहां से जो वेव चलती हैं वो आप तक पहुंचती हैं, उससे आपको वाइब्रेशन फील होता है, तो वो भी एक टाइप ऑफ वेव है। तो ऐसे हमारी लाइफ में कई सारी एग्जांपल हैं। तो वेव को आप लोगों ने बहुत अच्छा डिफाइन किया, आप लोगों ने बोला कि डिस्टर्बेंस है और उसमें एनर्जी होती है, पीरियोडिक वाइब्रेशन होते हैं। एक और चीज है, जब ये वेव हमारी ट्रेवल करती हैं, क्या मीडियम पार्टिकल भी ट्रेवल करते हैं? नो सर। यस सर। नो सर, केवल सर। डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है सर, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अगर मैं धागे में अगर वो मैकेनिकल वेव है तो। ऐसा कोई वेव बना दूं, तो क्या इसमें धागा के पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हैं यहाँ तक? नो सर। नो सर, वहीं रहते हैं। नो सर। सर जस्ट एनर्जी ट्रांसफर सर, जैसे हम सब पुश नहीं करते किसी बॉल को सर, हमने साइंस लैब में देखा हो या फिर सर एक्सपेरिमेंट करते हुए कि सर एक बॉल बीच में कर रखी है और दो दूसरी साइड पे बॉल्स हैं, तो सर एक को अगर हम लेविटेट कराते हैं तो बीच वाली हिलने के बजाय सर लास्ट वाली हिलते एंड ट्रांसफर हो जाती है। तो एनर्जी ट्रांसफर है वो, ऐसी आपका, करेक्ट। जैसे पॉन्ड Yes, में आप पॉन्ड में पत्थर मारोगे तो आपकी ऐसी वेव क्रिएट हो जाती है, रिपेल टाइप की, ऊपर नीचे। यस सर। यस सर। और सर इसी Yes, का sir. एग्जांपल दिया था सर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सर, इससे जाती हैं और फिर सर काफी जगह पे छप जाती हैं वेव्स। ठीक है, यंग डबल स्लिट आपके, ओके, वो एक अलग ही वो है लेवल। अच्छा, सर अभी जो देखो, मतलब धागे के जो सर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को हिट करते हैं और फिर आखिर तक वेव बनती है। करेक्ट, जो एनर्जी है आपकी वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है, बाहर तक। Yes, sir. आपने पत्थर यहाँ मारा लेकिन यहाँ तक आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई या नहीं? यस सर। Yes, sir. लेकिन क्या ये वाला पानी का मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुंचा? No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। ये तो अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है। यस सर। यस सर। तो ये जो वाइब्रेट होता है क्या करेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, ऐसे यस सर। Vibration pass कर देता है. ऐसे पास होता जाएगा वाइब्रेशन।
यस सर, यहाँ से। तो मतलब ये वाइब्रेट करते हैं, हिलते नहीं है। हाँ, केवल ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, या तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे या ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। और हमें लगता है जैसे हिल चल रहा है, मतलब पानी में हाँ, हमें कुछ लगता है कि पानी वेव ऐसे चल रही है, लेकिन वो मॉलिक्यूल केवल ऐसे ऊपर नीचे अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, खड़ा एक जगह पे। सर धागे वाली जो आपने बताई है सर, ये ट्रांसफर वेव। हाँ, ये जो अभी आप पढ़ोगे ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। ठीक है, अभी वेव की हम डेफिनेशन लिख रहे थे, तो तीसरी बात इसमें ये ऐड हो गई कि जो मीडियम पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं होता, केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, ओके, यस। तो वेव के लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, अब क्या बनती है? इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस it is a kind of disturbance which travel, अब मैं which travel through a medium लिख रहा हूँ, हालांकि ये विदाउट मीडियम भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बेसिक डेफिनेशन लिख रहे हैं बिल्कुल। which travel through a medium, which travel through a medium carrying energy with it from one point, वन प्लेस टू अनदर। correct, या one place या one point to other point to other without actual Without contact. movement, yes, without actual movement of medium particles। यस। यस सर। तो ये हमारी डेफिनेशन बनेगी अगर हम वेव की बात कर रहे हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ वेव देखें तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हो, एक तो हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूड। और सर एक मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। हाँ, वो दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है, Yes, sir. मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है अभी देखते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है ये देखते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ अब तक? सर पर आपने वो Yes, वेव में yes. डिस्टर्बेंस को क्लियर नहीं करा। यस सर क्लियर। हाँ, अभी बताऊंगा, वो अभी आने दो आगे, अभी जब वो आएगा ना ईएम वेव आएगी जब नॉन मैकेनिकल, तब आएगा वो। ओके। इतना क्लियर है सबको? अभी फिलहाल के लिए वो डिस्टर्ब। हाँ, अभी वो पेंडिंग है, अभी आएगा वो आगे। ओके सर। चलिए, तो डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई, और अब आते हैं हम दो टाइप की वेव पे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जैसे भी आप लोगों ने बोला कि ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव क्या क्यों बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव? सर सर नीचे वाली जो वो है और ऊपर जहाँ से वो डिस्टरबेंस हो रही है, इनके बीच में सर परपेंडिकुलर है। सर सर- हॉरिजॉन्टल कर। Sir, particles इस- of medium इसमें जो vibrate वाइब्रेशन up होता and है down at 90 degree. ओके, यस, सेकंड। सर इसमें जो वाइब्रेशन होता है और जो डिस्टरबेंस होता है दोनों पैरेलल होता है सर, लेकिन लॉन्गिट्यूड नहीं सर, इसमें परपेंडिकुलर होता है और सर लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता है। पैरेलल होता है। यस सर। करेक्ट। इसमें अगर मैं देखूं, ऐसी वेव है मेरी, ये कैसे भी हो सकता है, स्ट्रिंग में ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा देखूं तो इसमें जो पार्टिकल है, मैं स्ट्रिंग का एक पार्टिकल देखूं तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा? ये कभी ऊपर होगा, कभी नीचे आ जाएगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा बार बार। यस सर, जैसे वाटर में वेव होती है। वाटर में जैसे वेव होती है, ऐसे वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल। अब Yes, sir. इसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है, वो या तो ऐसे होगी किसी टाइम पे स्पीड ऑफ पार्टिकल, या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वीपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर किसी टाइम पे ऐसे होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यस सर। ऊपर होगी या नीचे होगी या जीरो होगी कई बार।
और इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। इधर को है, सर। यानी एनर्जी ट्रांसफर माने वेलोसिटी ऑफ द वेव इधर को है, मैं ये बोल सकता हूँ। यस सर। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए। यस सर। यस सर। तो इस वेव को, करेक्ट, इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ओके सर। ट्रांसवर्स, दोबारा बताना सर, ये वाला समझ नहीं आया। देखिए इस वेव में जब हमने स्ट्रिंग को बार बार हम इसको एक तरह का झटका दे रहे हैं, एक तरह का फ्लक्चुएशन करा रहे हैं इसमें, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो या तो इधर को हो रहा होगा या इधर को हो रहा होगा, है ना, ऐसे हो रहा होगा। यस सर। तो वेल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, आपके हाथ मान लो यहाँ पे आपने झटका दे रहे हो तो इधर को ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी आपकी। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव मैं इधर को मान सकता हूँ, यस सर। मान सकता हूँ। और जो इसके रस्सी के कोई मैं पार्टिकल, एक पार्टिकल को देखूं, मान लो इस पार्टिकल को देखूं या किसी पार्टिकल को देखूं, ये किधर को मोशन कर रहे हैं? क्या ये इधर को कर रहे हैं मोशन, ऐसे मोशन कर रहे हैं क्या ये? सर ऊपर नीचे जा रहे हैं। ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेरी जो है वो या तो ऊपर होगी या नीचे ऐसे होगी। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ वेव इधर इधर को है, यस सर, उसको परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हुआ, है ना। यस सर। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, यस सर। लिखवा रहा हूँ, इतना क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द वेव मोशन wave, it is the wave motion in which individual particles of medium, अगर मैं किसी एक पार्टिकल को देखूं, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट in a direction perpendicular to the direction of wave motion. Clear? यस सर। यस सर। ओके, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम इसमें? सर वाटर वेव। वाटर वेव भी ले सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग, जैसे अभी ने बनाया ये स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और वायलिन और समथिंग लाइक दैट। साउंड वेव। नो, साउंड वेव नहीं आएगा, साउंड डिफरेंट वेव होती है। साउंड में ऐसा नहीं होता, अभी देखेंगे उसको, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव आती है। सर हम पहचानेंगे कैसे? अभी जब दोनों वेव आप पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वेव में क्या चीज होती है, तो आप उससे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके। तो ऐसा वेव आपका हो सकता है। इस टाइप की जो वेव होती है आपकी, ये आपकी जो है वेव आती है आपकी ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। सर सितार और वायलिन लिखा है ना? हाँ, वायलिन। उसमें जब आप वाइब्रेशन करोगे तो वो भी एक काइंड ऑफ, वायलिन की स्पेलिंग LIN होती है ना, LEN नहीं होता, LIN होता है। तो ये जो वेव होती है आपकी, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव में आती है, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट जो हमारी वेव होती है ऐसी वाटर वेव हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, EM वेव आल्सो कैन बी, वी कैन से ट्रांसवर्स वेव होती हैं, वो भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो भी इसका एग्जांपल होती हैं, यस सर। है ना। EM वेव भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। सर रेडियो वेव नहीं होंगी? रेडियो वेव इज अ काइंड ऑफ EM वेव। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सिकन ओके वेव। सर।
सॉरी, सर मैक्सिकन वेव। मैक्सिकन वेव कौन सी होती है, मुझे नहीं आइडिया। सर जब स्पोर्ट्स के कभी मैदान में जब सर एकदम लोग जब चिल्लाते हैं, जब जो वेव प्रोड्यूस होती है। नो आइडिया, देखना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है सर ये मतलब मैकेनिकल वेव होती है? नहीं, ये नॉन मैकेनिकल होती है। तो सर इसमें हम पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को क्यों लेते हैं? हाँ, मैं भी बताऊंगा इसमें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये सेम क्वेश्चन है, पहले भी पूछ रहे थे, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या चीज होती है। ओके सर। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारी हुई ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब दूसरी बात जो वेव होती है लॉन्गिट्यूडिनल। हमने जो किया था लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझते हैं। सर ये मैक्सिकन वेव में जैसे सर लोग जब हाथ उठाते हैं एकदम सब, जब जैसे कोई टीम जीत जाए, हम्म, तो सर जब भी प्रोड्यूस होती है मैक्सिकन वेव। हाँ, तो वो भी हम, अच्छा समझ गए मैं क्या बोल रहे हो आप। तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव, काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जो लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और या फिर हाथ उठाते हैं, ऐसे कुछ जो Yes, पूरे sir. ग्राउंड घूमता रहता है बार बार गोल गोल ग्राउंड में। यस सर, Yes, होता sir. है। करेक्ट, तो वो भी एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हुआ, यस सर। है ना। एग्जांपल मैंने आपको दिखेगा ट्रांसवर्स वेव की तरह, हालांकि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही कोई, केवल पर्सन अपनी वो कर रहा है, तो बट कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। नेक्स्ट वेव समझते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसी वेव होती है कि मान लो आपने एक स्प्रिंग लिया ऐसे, और इस स्प्रिंग को, बड़ा स्प्रिंग है, काफी बड़ा स्प्रिंग है, आपने इसको स्प्रिंग को इधर को खींचा, और फिर आपने इसको ऐसे इधर को पुश किया, फिर खींचा, फिर पुश किया, बार बार आपने ऐसे पुश किया खींचा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है कुछ इस टाइप की, कहीं पे क्या होगा, ऐसे की वेव बन जाएंगी, मैंने ऐसा बन जाएगा। कहीं पे तो जो है आपका पार्टिकल इसके स्प्रिंग के दूर दूर हो जाएंगे ऐसे, और कहीं पे बहुत क्लोज आसपास हो जाएंगे। यस सर। और कहीं पे फिर ऐसे हो जाएगा, और कहीं पे फिर खराब सॉरी। ऐसा हो जाएगा। तो एक स्प्रिंग कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, और यहाँ पार्टिकल बहुत क्लोज हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे जो पार्टिकल आपके, या स्प्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, स्प्रिंग के पार्टिकल, ठीक है। यस सर। Yes, सर इलेक्ट्रॉन्स को भी सर वेव जैसे काउंट करते हैं सर, वो किस में आएंगे सर, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? सर वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, एक बार दोबारा बता दीजिए। वो थर्ड आप काइंड ऑफ वेव है। पे ही खोला मैं हुआ है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो स्प्रिंग आपने इसको फोर्स दिया या कुछ भी दिया, आपने इधर को दिया इसको या इधर को दिया, यस सर। इसके जो स्प्रिंग के जो पार्टिकल होंगे वो आइदर या तो इस तरफ को मूव करेंगे या इस तरफ को मूव कर रहे होंगे। हाँ तो इसके पार्टिकल हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, उनका मोशन आइदर दिस साइड होगा और दिस साइड होगा, ठीक है। ओके, मतलब ठीक है। तो सर मैंने पार्टिकल ऑफ मोशन और अभी जो आपने सर बोला जहाँ से था। शुरू हुई थी उनके बीच में पैरेलल होंगे वो दोनों। हाँ, और इसमें जो वेव ट्रेवल कर रही होगी, जो एनर्जी आपकी आपने ट्रांसफर की, वो ऐसे ट्रेवल कर रही होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव ऐसे होगी। यस सर। यस सर। तो दोनों आपस में क्या हुआ, पैरेलल हुआ, पार्टिकल की वेलोसिटी। यस सर, यस पैरेलल सर होगा। पैरेलल। यस सर। यहाँ यस पे सर। यहाँ परपेंडिकुलर था। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपकी वेव होती है, उसमें जो पार्टिकल आपके वाइब्रेट करते हैं, वो पैरेलल टू द वेव मोशन वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सर अभी मैंने पूछा था सर इलेक्ट्रॉन्स कौन सी वेव में आएंगे, सर थर्ड काइंड का नाम क्या है सर? मैटर वेव। सर मैटर वेव। हाँ, ओके पेपर सर। वेव होती है, मैटर वेव होती है, डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं उसको। सर न्यूट्रिनो की सर जब वेव निकलते सर, जब डेथ होते किसी जायंट स्टार की या किसी भी स्टार की, सर वो किस में आएगी सर? वो तो नहीं आनी चाहिए। न्यूट्रिनो का आइडिया नहीं है मुझे, न्यूट्रिनो किस में आती है। सर न्यूट्रिनो में न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो नॉट न्यूट्रॉन। आई डोंट नो न्यूट्रिनो किस वेव में आती है। ईएम वेव होनी चाहिए मोस्ट प्रोबब्ली, आई थिंक मोस्ट ओके सर। प्रोबब्ली। ईएम वेव इज अ फैमिली ऑफ वेव, उसमें कई सारी वेव आती यस हैं। सर। ओके, यस सर। चलिए तो इसको देखते हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, इसमें इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इधर को ऑसिलेट कर रहे हैं। तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल। पैरेलल है। पैरेलल है, तो इस काइंड की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की? When the
बना सकते हो, वो तो आप लिख सकते हो ना, मैं लिख रहा हूँ एक डेफिनेशन। इज Bad दैट, velocity of, यस, इट इज दैट wave motion it is that wave motion in which individual of particles of the medium, individual particle of the medium vibrate in a direction parallel to the motion of the wave। ठीक है, यस सर। तो इसे हम बोलते हैं हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अब इन दोनों में देखो फर्क क्या है, और भी फर्क है इनमें, ये तो हमने मोटा मोटा फर्क देख लिया क्या होता है, थोड़ा सा और देखते हैं इसको डिटेल में। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जब हमने इस स्ट्रिंग को एक साइड से फोर्स लगा और वापस इसको कंप्रेस किया तो सर कुछ जगह पे ऐसे कंप्रेस्ड और कुछ जगह पे ऐसे लूज लूज, सर ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे मान लो आपने इसको कंप्रेस किया पहले, मान लो तो ऐसे बन जाएगा, ये कंप्रेस पूरा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको दोबारा खींचा, जब आपने खींचा तो इसका पहले ये वाला पार्ट लूज होना शुरू होगा, फिर ये वाला पार्ट लूज होना शुरू होगा, फिर ये वाला। ठीक है, यस सर। तो आपने जैसे इसको थोड़ा सा खींचा, आपने इसको, ये लूज होना शुरू हुआ, आपने दोबारा कंप्रेस कर दिया, जब तक ये लूज होना शुरू हुआ तब तक ये तो लूज हो गया, लेकिन ये कंप्रेस ही अभी भी। यस सर। ऐसे करके आप जब बार बार करोगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट तो आपका लूज हो जाएगा, कुछ पार्ट कंप्रेस हो जाएगा बार बार, क्योंकि आप उसे टाइम नहीं दे रहे स्प्रिंग को कि ये पूरा कंप्रेस हो पाए या पूरा लूज हो पाए। ओके सर। है ना, आप प्रोसेस को बहुत फास्ट कर रहे हो, तो इसलिए वो पूरा स्प्रिंग मतलब कंप्रेस हो पा रहा है ना, पूरा लूज हो पा रहा है। या आपको अगर मान लो आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहो कंटिन्यूअसली, तो पूरा कंप्रेस हो जाएगा या पूरा लूज हो जाएगा, लेकिन आप उसको बार बार जो है टाइम जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो अपना मोशन, इसलिए। ठीक है, और सर मतलब जैसे पूरा वो ना कंप्रेस हो पा रहा है ना पूरा लूज हो पा रहा है, तो सर ऐसे केस में जो पार्ट उसका वॉल के पास है उसे तो एकदम कंप्रेस्ड रहना चाहिए, तो सर ये कुछ पैटर्न क्यों बना रहा है, मतलब जैसे कंप्रेस्ड लूज? नहीं, यहाँ पे कंप्रेस क्यों रहना चाहिए वॉल के पास वाले को? सर क्योंकि उसे जब कंप्रेस किया तो फिर उसे लूज होने का टाइम ही नहीं मिला, उसे दोबारा फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या किया। मान लो मैंने पहले केस में उसको एलोंगेट किया था, तो वो ऐसे होगा। अब आपने इसे कंप्रेस किया तो ये वाला पार्ट पहले कंप्रेस होगा, तो इसको टाइम मिल जाएगा कंप्रेस होने का, ये हो नहीं पाएगा। है ना, तो आपको डिपेंड करेगा आपने पहले क्या किया, आपने कंप्रेस किया है पहले आपने उसे एलोंगेट किया। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके सर। सर एक बार सर आप वो बता दो सर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सर मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ओके। देखो हम ये बात कर रहे थे कि जो ये आपको समझ में आ गया था स्प्रिंग वाला केस हमने बनाया था। सर मेरा यहीं से हुआ था लीव सर, एक्चुअली। ओके, देखो मैंने कहा था कि ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग एक दीवार से फिक्स है, और आपने इस स्प्रिंग को खींचा तो ये खुलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, इससे पहले खींच रहे हो, फिर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, फिर खींच रहे हो, कंप्रेस, मतलब जल्दी जल्दी आप खींच रहे हो और कंप्रेस कर रहे हो। तो ये क्या बनेगा, इस काइंड का स्प्रिंग दिखने लगेगा आपको, इस टाइप का, कहीं पे खींचा हुआ, कहीं पे कंप्रेस, कहीं पे खींचा हुआ, कहीं पे कंप्रेस। ठीक है, ओके सर। अच्छा, तो ये कंप्रेस ऐसे हो गया। अब देखो इसमें जो स्प्रिंग के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, स्प्रिंग के पार्टिकल जो यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल खींचे हुए हैं, तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे आना चाहेंगे, मेन पोजीशन पे, मैंने बंद होना चाहेगा स्प्रिंग, तो ये कुछ ऐसा मोशन करेगा। यस सर। और ये पार्टिकल बहुत कंप्रेस हो रखे हैं, ये खींचना चाहेंगे, मैंने ये अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेंगे, तो ये ऐसे मोशन करेंगे। यस सर। तो ये सारे पार्टिकल जो हैं आपके या तो इधर को मोशन कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है इधर को कर रहे हो। यस सर, कोई नहीं। ठीक है, तो मोशन हमारा पार्टिकल का किधर को है, या तो इधर को है या इधर को है। ठीक है, यस सर।
अच्छा, और आपने जो एनर्जी दी या फोर्स दी आपने आपने किस डायरेक्शन में दी? आपने भी इधर को दी ऐसे, आपने इसको यस धक्का लगाया ना, या तो खींच रहे हो या धक्का लगा रहे हो, आप तो या तो एनर्जी ऐसे लगा रहे हो या ऐसे लगा रहे हो। यस सर। तो मेरी जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी, वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। जो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे? आप कर रहे हो क्रिएट। यस सर। यस सर। तो आप जो क्रिएट कर रहे हो किस डायरेक्शन में कर रहे हो? इस डायरेक्शन में कर रहे हो। यस यस सर। और मीडियम पार्टिकल किधर को वाइब्रेट कर रहा है? वो भी इधर को कर रहा है। यस सर। तो दोनों पैरेलल हुए आपस में। यस सर। तो इस केस में हमारे मीडियम जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वेव, ये होता है। ठीक है, यहां पे हमारा क्या था? परपेंडिकुलर था दोनों आपस में। वेव चल रही थी इधर को और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था परपेंडिकुलर ऐसे इधर को, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। ओके, और किसी को डाउट इसमें कुछ? सर एक बार ट्रांसवर्स वेव एक बार शॉर्ट में दोबारा बता दीजिए सर, मेरा भी लीव हो गया था। ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि आपने स्ट्रिंग वाला केस लिया और स्ट्रिंग को आपने जर्क दिए बार बार। जब स्ट्रिंग को आप जर्क दोगे तो ऐसा कुछ शेप बन जाएगी उसकी। यस सर। तो उसमें जो पार्टिकल होंगे रोप के, वो क्या होंगे? रोप के पार्टिकल ऊपर और नीचे मूवमेंट करेंगे बार बार। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारी इस डायरेक्शन में होगी। यस सर, नॉर्थ एंड और साउथ। आपकी जो एनर्जी ट्रेवल हो रही है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल होगी, या तो इधर को होगी या इधर को होगी। ऐसे जो आप हाथ से जर्क दे रहे हो, एनर्जी इधर को ट्रांसफर होगी हमारी। यस सर। तो यानी वेलोसिटी ऑफ वेव मेरी इधर को है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसे है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। 90। तो परपेंडिकुलर हुए दोनों। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे पैरेलल होता है। ठीक है, ये तो एक फर्क हुआ दोनों में। ठीक है, अब यस सर। थोड़ा सा से और डिटेल में देखते हैं दोनों वेव्स को। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, जो हमारी ट्रांसवर्स वेव थी, ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे दिख रही थी मुझे। ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसे दिख रही थी मुझे, है ना? तो यस सर। इसमें ओके, इसमें कुछ पार्टिकल जो थे वो अपनी इस पोजीशन से, ओरिजिनल तो पोजीशन ये थी पार्टिकल की, जो आपकी रोप थी वो ऐसी थी पहले तो शुरू में। Yes. तो कुछ पार्टिकल अपने रोप से ऊपर आ गए, कुछ नीचे चले गए। यस सर। तो जो पार्टिकल हमारे यहाँ पे हैं, जो वेव की ये पार्ट है जो कि ऐसा है, इन पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन पार्ट को? कंप्रेशन। नो, नो, क्रेस्ट। क्रेस्ट। सर क्रेस्ट वाले को ट्रफ। क्रेस्ट एंड हाँ, कंप्रेशनल एयर फ्रैक्शन। ये हमारा क्रेस्ट है, और जो पार्टिकल नीचे हैं इनको हम बोलते हैं ट्रफ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है। यस सर। क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है। ठीक है, सर एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के आप बोलेंगे? सर ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहा है। हाँ, ये हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं अभी। ओके सर। ओके सर। तो यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ बनता है। ठीक है, अभी इसको धीरे धीरे समझोगे तो मैं ईएम वेव को ही समझाऊंगा आपको, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे देखते हैं। ठीक है, अभी आ गया हमारा। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ आ गया। यस सर। दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है, दो ट्रफ के बीच की दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर वेवलेंथ। यस सर, वेवलेंथ। सर वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा साइन है वेवलेंथ के लिए। लैम्डा साइन है वेवलेंथ के लिए। ओके सर। तो इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर आप इन दोनों के वेवलेंथ भी कह सकते हैं, लैम्डा भी। यस सर। लैम्डा उसका साइन है, जैसे हम चार्ज बोलते हैं या क्यू बोलते हैं या फोर्स बोलते हैं, एफ बोलते हैं, तो एफ उसका साइन है, नाम तो फोर्स है। यस सर। ठीक है,
यस यस सर। तो दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। अच्छा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट होल्ड करिए आप लोग। ओके, तो ये हमारा क्रस्ट है, टफ है, समझ में आया सबको? यस सर। सर हम इन्हें मेजर भी करेंगे। सॉरी सर इन्हें मेजर भी करेंगे हम। इनको, हाँ मेजर तो मतलब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर आपको दी होगी, मेजर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू आपको दे देगा कि इतना मीटर है लैम्डा, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सर वेवलेंथ को सर कौन सी यूनिट में नाप? वेवलेंथ क्या हमारी दूरी है ना? यस सर। सर मीटर्स होगा। मीटर में या सेंटीमीटर में, है ना? ऐसा यूनिट तो मीटर होगा। सर इनकी फ्रीक्वेंसी को सर हर्ट्ज में नाप? हाँ, अभी आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं, धीरे धीरे सब पे आ रहे हैं। अच्छा, आपका जो रोप था, रोप यहाँ पे थी पहले, और ये पार्टिकल कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा रहा है। यस सर। यस सर। उसके बाद ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल हमारा मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला पार्टिकल है, तो अभी ये यहाँ तक नहीं पहुंचा, तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा थोड़ी देर बाद। तो आपके सारे पार्टिकल इतनी हाइट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। यस यस सर। ठीक है, तो इसको जो हमारी मैक्सिमम दूरी है, इस साइड आप ले लो या इस साइड ले लो, जो आपकी मैक्सिमम दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से जो दूरी है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन एनी साइड। करेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे सबकी, अभी तो बस आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ऊपर से नीचे भी और मतलब इधर से उधर भी। ये सर। सर अभी आप फ्रीक्वेंसी बताओगे ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी आएगा। ये मीन, एक्चुअली ये हमारी पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पे पहले रोप थी। जो बीच में लाइन होती है। हाँ, जो बीच में लाइन होती है, इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। ये रोप की मीन पोजीशन है। मीन मतलब वो शुरू में यहाँ पे थी। यस सर। तो मीन पोजीशन से जितना आप ऊपर या नीचे जाओगे, उसको हम उसका बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है सर, मतलब उनके बीच की जो हाइट है। सर 10 का डायग्राम सर थोड़ा अजीब सा होता है ना सर इनमें, वेव्स में। इसका डायग्राम सर 10 थीटा। हाँ, 10 का तो अलग सा भी बनता है। एनीवे, तो ये मीन पोजीशन एक बार दोबारा बता दीजिए। मीन पोजीशन आपकी वो पोजीशन है जो कि मैंने अपने जब डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किए तो पार्टिकल कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे ना सारे। यस सर। जैसे मीन पोजीशन ग्राफ में होती है सर, ओरिजिन वहीं से सर स्टार्टिंग होती है, यहीं से हम देखते हैं डिस्टेंस कितना है। यस, वी कैन से दैट। ठीक है, सॉरी सर एम्पलीट्यूड जो ए से ए तक की लेंथ है।
जो मेन पोजीशन से और ये लास्ट पॉइंट जहां तक है वहां तक की जो दूरी है एम्पलीट्यूड है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सर मीन पोजीशन से सर जो पार्टिकल सर ऊपर आपने तक जाएगा क्रेस्ट हाइट तक वो उनके बीच की दूरी। सर Sorry? आपने क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में क्या बताया था? क्रस्ट और ट्रफ के बारे में क्या बताता है, अभी लिखते हैं, सबको लिखते हैं। क्रस्ट हमारा क्या होता है? क्रस्ट हमारा एक्चुअली ये है कि जो आपकी ये पोजीशन है मीन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम जो ऊपर जाते हैं, जहां तक जाते हैं, ये जो पोजीशन है हमारी जहां पे पार्टिकल सबसे ज्यादा हाइट पे हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जहां पे सबसे नीचे हैं उन पॉइंट्स को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है? यस सर। यस सर। इनको बोलते हैं ट्रफ। सर हाई प्रेशर या हाई रीजन मतलब हाई डेंसिटी वाले रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं ना, और सर हाँ। लो को रेयरफैक्शन। करेक्ट। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे वहां पे तो वहाँ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बात करेंगे। अभी हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं तो इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ की बात कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर। यस सर। सर बता दोगे? सॉरी सर क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो सर डिस्टेंस होता है सर उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे ना हम सीधा सीधा? नहीं, उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है सर वो तो Yes, वेव sir. हाइट होता है। वो अच्छा, आप ऐसे में नाप रहे हो डिस्टेंस? यस सर। हाँ, तो एक तरह का हाइट हो गया, डेप्थ हो गया इसका वेव का। आप इसकी Yes, दूरी sir. सर आप एक बार फिर से एम्पलीट्यूड नहीं मानेंगे? हाँ, मैं लिख रहा हूँ, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर देखो आप लोग। एम्पलीट्यूड नहीं मानेंगे, एम्पलीट्यूड हम मीन पोजीशन से लेते हैं। ओके सर, समझ आ गया। ओके, डेफिनेशन सर लिख जैसे लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है सर एक ही साइड पे होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यस, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, अच्छा आपको समझ में आएगा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। We can write the maximum displacement यहाँ लिख रहा हूं मैं maximum displacement of medium particles from its मीन पोजीशन। रेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं इसे और मीन पोजीशन ही बोलते हैं, रेस्ट। यस सर, अभी आप डेप्थ भी समझाओगे ना? नहीं, डेप्थ हमारा नहीं है, डेप्थ तो इज नॉर्मल थिंग। अगर आप ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड ले लोगे तो डेप्थ आ जाएगा। यस सर, और सर ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड सर हम यही तो बोल सकते हैं सर, डेप्थ जो है वो होता है क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है डेप्थ, और क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस का हाफ होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। हाँ, बोल सकते हैं, है ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या रखने हैं अभी? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स रेस्ट और मीन पोजीशन इज कॉल्ड। यस सर, और सर जितना सर क्रस्ट और मीन पोजीशन की दूरी उतनी नीचे ट्रफ और मीन पोजीशन की दूरी होगी ना? क्योंकि सर क्वांटम फिजिक्स में सर स्टीफन हॉकिंग ने ऐसे समझाया था कि जब हम कोई गड्ढा खोदते हैं तो उसके साथ उसी मिट्टी का पहाड़ भी बन रहा होता है। बोल सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पार्टिकल फ्रॉम द रेस्ट और मीन पोजीशन है। तो ये हमारी मीन पोजीशन थी, उससे जो दूरी है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इट्स यूनिट इज मीटर। ओके सर। सर आपने डेप्थ ये बताया था कि मतलब ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। डेप्थ यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड होगी ना। ओके सर, है ना। तो ऐसे हम डेप्थ की वैसे बात करते नहीं वेव में, हम लोग यूजुअली एम्पलीट्यूड की ही बात करते हैं। जब हायर क्लास में जाओगे समझ जाओगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, डेप्थ की बात क्यों नहीं करते। ठीक है। इनफैक्ट आप ये भी समझ सकते हो, मान लो वेव अगर ऐसे होती प्रोड्यूस, ऐसा स्ट्रिंग होता आपका, तो वेव ऐसे भी तो प्रोड्यूस हो सकती। यस सर।
तो इसमें डेप्थ, किसको डेप्थ बोलोगे, किसको हाइट बोलोगे, किसी को भी नहीं बोल सकते। आप बस ये बोल सकते हो कि मीन पोजीशन है और इससे ये आपका डिस्टर्बेंस यहाँ तक है, मैंने जा रहा है पार्टिकल, एम्पलीट्यूड आपका ये है ना। तो यहाँ पे डेप्थ और हाइट की बात नहीं होगी आपकी, तो हम इसलिए एम्पलीट्यूड की बात करते हैं और मीन पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमने जो लिखा था वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया सबको? यस सर। सर ठीक है, नेक्स्ट हमने जो वेवलेंथ लिखा लैम्डा, वो क्या है? It is the distance between one crest to another crest. करेक्ट। एक्चुअली देखो, अभी मैंने आपको ये वाली वेव बताई है, अभी आपको जब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव बताऊंगा तो उसमें क्या आएगा, उसमें हमारा क्रस्ट और ट्रफ नहीं बनेंगे, उसमें हमारे कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बनेंगे, है ना। जैसे Yes sir, compression और rarefaction. आपने स्प्रिंग दिया था तो ऐसे हुआ था, जहाँ से सर Yes, दबा हुआ है वहाँ compressed से और compression, जहाँ से सर जो दब नहीं रहा वहाँ से rarefaction. करेक्ट। तो यहाँ पे आपका रेरिफेक्शन है ये, और ये भी रेरिफेक्शन है। अब ये देखेंगे आगे, मैं डिटेल में बताऊंगा। और ये कंप्रेशन है, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है इसको भी हम लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा जो है दो कंप्रेशन के बीच की दूरी होती है, या दो रेरिफेक्शन के बीच की दूरी होती है, या फिर दो क्रस्ट के बीच की दूरी होती है, या दो ट्रफ के बीच की दूरी होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द वेव इसकी डेफिनेशन दोनों हो सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? लिखूं डेफिनेशन? Yes sir. ओके, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, मैंने बिटवीन शॉर्ट में लिख दिया, Two successive crests. हाँ, बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्स क्रस्ट और ट्रफ in a transverse wave or distance between two successive crest और trough. no compression and rarefaction, crest and trough तुम लिख चुके हैं। Yes sir, ये longitudinal के लिए। हाँ, longitudinal के लिए टू सक्सेसिव कंप्रेशन सर कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। रेरिफेक्शन। सर ये अभी आप वो बताओगे ना बाद में? हाँ, ये भी डिटेल में आएगा इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी जब लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखेंगे ना तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, इसका सिंबल है लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ये भी तो मीटर में आएगा। सर आपने वेवलेंथ की थर्ड लाइन में ट्रांसवर्स लिखा है ना? यहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स लिखा है, हाँ ये ट्रांसवर्स है। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको डेफिनेशन लैम्डा की और एम्पलीट्यूड की? यस सर। सर एक मिनट लिख लीजिए। अच्छा, यस सर। ठीक है, लिख लीजिए। सर ये रेरिफेक्शन के बीच का डिस्टेंस को एक बार शो करके दिखा तो क्या हमें? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये कंप्रेशन, ये आपका रेरिफेक्शन था ना, ये यहाँ पे रेरिफेक्शन है, ये एरिया जो है आपका, यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है आपके। यस सर। सर ऐसे बोल सकते हैं ना कि सर अगर हम परपेंडिकुलर खींच दें। एक मिनट कंप्लीट कर लूं पहले। ये रेरिफेक्शन है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कंप्रेशन है, ये फिर रेरिफेक्शन है, और ये कंप्रेशन है। ठीक है, यस सर। यानी ये वाला पोर्शन कंप्रेशन है और ये वाला कंप्रेशन है, राइट? यस सर। यस सर। और ये वाला पोर्शन रेरिफेक्शन है, ये पोर्शन रेरिफेक्शन है। यस सर। यस सर। इन दोनों की जो बीच की दूरी बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट और
trot and tot. Trough and trough. Yes, sir. Trough and trough. And here we can say between compression and compression or rarefaction and rarefaction is called lambda. Sir, now can you please turn the page back? हाँ, just a minute. Clear हुआ ये आपको doubt? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So wait. सर जो इसमें क्रस्ट और कंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं सर, ये दोनों एक तरीके से हम सेम चीज को डिनोट करने के लिए कर रहे हैं सर, लेकिन इनको डिफरेंट वेव्स में सर डिफरेंट नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि कंप्रेशन की प्रॉपर्टी कुछ अलग होंगी और यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ अलग होंगी वेव की, जो आपका वेव ट्रेवल कर रहे हैं। यस सर, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो आप पार्टिकल को वाइब्रेट करा रहे हो, परपेंडिकुलर करा रहे हो, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी अलग होंगी। मैंने उसमें जो आप फोर्स की बात करोगे तो अलग टाइप के फोर्स लगेंगे, वहाँ पे जब कंप्रेशन की बात करोगे तो अलग टाइप के फोर्स लगेंगे। सर मॉलिक्यूल के अलग अलग जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली। यस सर। सर वो डेंसिटी में, सर डेंसिटी में डिफरेंसेस है और ये सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। बिल्कुल, वहाँ पे डेंसिटी आपकी डिफरेंट हो जाती है, कंप्रेशन में ज़्यादा हो जाती है, रेरिफेक्शन में कम हो जाएगी डेंसिटी। और यहाँ पे आपका एक तरह का वो है, एनर्जी का डिफरेंस है आपका, कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम एनर्जी है। क्रस्ट एंड ट्रफ है। सर मुझे ना, अगर हमने ट्रांसवर्स वाली बोली है तब तो हम मीन पोजीशन नीचे काउंट कर रहे हैं और उसके बाद इसे ऊपर जाते हुए दिखा रहे हैं, तो हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है एम्पलीट्यूड। लेकिन जब हम उनकी बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल की, तो हमारा मतलब सामने की तरफ आएगा। लॉन्गिट्यूडनल में कैसे डिफाइन करेंगे एम्पलीट्यूड? सो लॉन्गिट्यूड में आप एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है। नहीं, कैसे डिफाइन करेंगे, वही तो बोल रहा हूँ मैं। एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड में कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एक्चुअली इसमें आपके लिए डिटेल लिखा नहीं हुआ, लेकिन हायर क्लास में आप पढ़ोगे कि इसमें हम प्रेशर के टर्म में नापते हैं। प्रेशर की टर्म मतलब कहीं ज्यादा, जैसे मान लो साउंड वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यस हाँ। तो जब वो ट्रेवल करेगी तो कंप्रेशन रेरिफेक्शन बनाएगी। यस सर। कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा होगा, रेरिफेक्शन में कम होगा। यस सर। अच्छा, अब जब साउंड ट्रेवल करेगा तो ऐसे कुछ ट्रेवल करेगा, कहीं पे कंप्रेशन बनाएगा और कहीं पे रेरिफेक्शन। यस सर। फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन और फिर कहीं पे कंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। वैसे नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। यस सर। यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना हमारा नॉर्मल, तो एयर में। यस सर, 1 atm से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर 1.2 atm हो गया, कंप्रेशन में ज्यादा होगा 1 से। और यहाँ पे 0.8 हो गया प्रेशर। तो ये अपनी मीन पोजीशन क्या थी इसकी? कितना एटीएम था मीन पोजीशन? सर 1 180। तो ये 1 से कितना ज्यादा है? 0.2 और करेक्ट 0.2। और ये कितना कम है? 0.2 इसका जो प्रेशर है वो P प्लस माइनस डेल्टा P अगर मैं लिखूं तो ये 1 प्लस माइनस 0.2 लिख सकता हूँ प्रेशर। यस सर। तो यानी अपनी मीन पोजीशन से कितना कम या ज्यादा हो रहा है? 0.2। यस सर। यस सर। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना बोलूंगा मैं? प्लस माइनस 0.2। आई विल से इसका एम्पलीट्यूड 0.2 एटमॉस्फेयर है, एटीएम। ओके सर। ऐसे करते हैं सर मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम प्रेशर या डेंसिटी के टर्म में बात करते हैं और सर ट्रांसवर्स में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। एब्सोल्युटली, वहां प्रेशर या डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे और यहाँ पे हम सर मतलब एटीएम से जितना ज्यादा होगा, 1 एटीएम से जितना ज्यादा होगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। सर इसमें जैसे, सर एक मिनट पीछे वाले पेज पे कर दीजिए, वहीं से ये क्वेश्चन। तो सर हमने जो पेज तो आया ही नहीं। कौन सा पेज? सर जो 1 एम्पलीट्यूड था वो आपने कहा ये मीन पोजीशन, अगर ये हमारा फ्लोर है तो वो इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया। जिसे मीन पोजीशन हमने ली थी। हाँ, वो हमने कंसीडर किया। लेकिन सर अगर हम देखें तो मतलब वेव तो ट्रेवल भी कर रही है ना, तो हम आगे की साइड नहीं लेंगे। नहीं, वेव ट्रेवल कर रही है लेकिन पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा ना। पार्टिकल तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। यस सर। तो बस जितना वो ऊपर या नीचे वाइब्रेट कर रहा है उतना एम्पलीट्यूड लेंगे। उतना एम्पलीट्यूड लेंगे।
सर 1 ATM बेसिकली अगर हम मतलब इमेजिन करना चाहें तो होता कितना प्रेशर है हम पे काफी 1 ज्यादा ATM लगता है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है 1 ATM। तो आप सर समझते हो? हम पे 1 ATM प्रेशर है तो हमारी बॉडी इतना प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है कि हम मतलब खड़े हैं या बैठे हैं जो भी कर रहे हैं। वो इसलिए होता है कि आपके अंदर भी जो है उतना प्रेशर लगा है ना, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उसको बैलेंस कर लेता है। बट सर हम पे Yes, sir. 1 ATM ही है हाँ, लगता हम पे 1 ATM है। और इसमें 1 Yes, sir. ओके सर। तो मतलब सर अगर आप एग्जांपल में बोलना चाहे तो 1 ATM कितना प्रेशर होगा? अगर मैं अपना इतनी 1 बड़ी ATM चीज आ सकता है मतलब इस तरीके से बता दीजिए। सर जो 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर उसे तो बैलेंस ग्रेविटी भी करती है। सर चुईया को दबा देगा या क्या किसी की चीज को दबा देगा या हाथी बहुत को बड़े ब्लॉक को दबा हाथी कोई पिच कर सकता है। 1 ATM फोर्स। 1 ATM फोर्स इतना बड़ा फोर्स होता है। ठीक है सर। 1 ATM कोई छोटा फोर्स नहीं होता, बहुत बड़ा फोर्स होता है। सर वो 1 असल ATM में जब सर हमारे पे इस वजह से नहीं लग पाता, हमारे पे और सारी फोर्स होती है वो बैलेंस कर देती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली इसलिए होता है। ठीक है, अगर आपके अंदर प्रेशर ना हो ना तो फिर वो आपको पिचका देगा बिल्कुल 1 ATM तो। सर पीछे कर दीजिए। Yes, सर sir. फिर जब कोई पर्सन डेड हो जाता है तब तो उसके सारे फंक्शंस बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद क्यों नहीं वर्क करता है? अंदर तो ब्लड वगैरह रहता ही है ना, मैंने आदमी का थोड़ी तक ब्लड वगैरह यस सर। वो तो रहता ही है। सर ग्रेविटी भी तो होती है। और सर फिर ऐसा क्यों कहते हैं जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं तो हम पे प्रेशर ज्यादा लगता है? कम लगता है ऊपर की तरफ जाते हैं तो। यस सर, Yes, कम sir. होता सर इसी वजह से तो हमारा ब्लड प्रेशर आया होता है और कभी कभार नाक वाक से खून आ जाता है। करेक्ट, इसीलिए आता है क्योंकि जब पहाड़ों पे आप जाते हो तो कई बार बाहर का प्रेशर कम होता है, अंदर का आपका ज्यादा प्रेशर है तो अंदर से खून जो है हाँ बाहर आने लगता क्या पूछ लिया सर बाहर का प्रेशर कम क्यों हो जाता है? हम तो बल्कि और पास जा रहे हैं ना है। किसके एटमॉस्फेयर ऊपर ही प्रेशर ऊपर क्यों जा रहे नहीं, हैं प्रेशर क्यों हम पे प्रेशर क्यों लग रहा है? सर एयर की प्रेजेंस के कारण। एयर की प्रेजेंस के कारण। तो एयर का पूरा एटमॉस्फेयर है, मान लो आपका ये अर्थ, आप यहाँ पे खड़े हो, एयर आपके एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है लगभग अर्थ का। ट्रोपोस्फेयर। तो ये पूरा अर्थ का जो इतना एयर है सारा आप पे, यहाँ पे आप खड़े हो, आप पे प्रेशर लगा रहा है। यस सर, उसी से हमने यहाँ पे है। 50 किलोमीटर का पूरा जो एयर का आपके ऊपर कॉलम बना हुआ है एक तरह का, वो आप पे प्रेशर लगा रहा है यस नीचे। सर, एयर प्रेशर और ब्लड प्रेशर सब बैलेंस रहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस है। अब आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पे चले गए तो अब यहाँ पे कितना कॉलम लगाएगा आप पे फोर्स? केवल इतना कॉलम लगाएगा यस सर, कम हो जाएगा। तो ये कम होगा, ये प्रेशर कम होगा। इससे कम हो गया। ओके सर। सर वो हमारे हेड पे लगाता है। पूरी बॉडी पे। प्रेशर पूरी बॉडी पे लगता है वैसे तो, प्रेशर हर जगह से लगता है, यहाँ से भी लगता है, यहाँ से भी लगता है सर ये। सारी तो सर जैसे हाइपर लूप है वहां तो एयर ही नहीं होती तो क्या हम पे प्रेशर ही नहीं लगेगा? फिर आपको तो रखेंगे नहीं, वो जो ट्रेन बनाएंगे ट्रेन के अंदर तो एयर रखेंगे ना, नहीं तो आप तो फिर जा ही नहीं पाओगे। ट्रेन के अंदर तो प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा ना 1 ATM, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो सर ऐसे कैसे कंट्रोल करके रख पाएंगे? एयर भर देंगे उसमें, ट्रेन को बंद रखेंगे, कांच पूरी तो एयर को जरूर अब वो 1 ATM ही लगाए, अब एयर तो अंदर बंद है। हाँ तो इतना मेंटेन रखेंगे ना कि आपका हर जगह प्रेशर 1 ATM रहे, ओके सर। उतना एयर भरेंगे कि 1 ATM प्रेशर रहे। सर वो बनाने से पहले ही सोचेंगे। ओके सर। ऑब्वियसली। यस सर। चलिए तो इसको सर सब में लगता है तो सर नॉन लिविंग थिंग्स कैसे करते हैं? सर आपने ह्यूमंस में तो ब्लड का एग्जांपल दिया, जो ब्लड है वो प्रेशर लगाता है। सर नॉन लिविंग थिंग जैसे सर जो हमारे कंप्यूटर हमारे सामने है या फिर सर फोन है, उसमें क्या होता है? या फिर सर जो भी चीज़ हम हवा में लटकाते हैं, जैसे सर कोई कील हो गई या फिर सर कुछ भी ड्रॉर वगैरह, उसके जो पार्टिकल है ना वो आपस में जब उनको कंप्रेस करोगे तो उसकी एक लिमिट आ जाएगी ना। जैसे मान लो भाई कोई रबर की बॉल है, आपने इसको प्रेस किया, आपने मान लो फोर्स उस पर 5 ATM लगा दिया सपोज रबर की बॉल पे, तो क्या होगा? पिचक जाएगी, कुछ पतली हो जाएगी। यस सर। अगर मान लो आप उस पर कम लगाओगे sir. फोर्स, 1 ATM लगाओगे तो उसकी शेप कुछ होगी, ज्यादा होगी शेप उसकी, मैंने वॉल्यूम ज्यादा होगा। यस सर। अगर आप उस रबर की बॉल आपकी यहाँ पे रखी हुई है, उसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। अगर उस रबर की बॉल को उठा के मैं ले जाऊं मून पे एटमॉस्फेयर है? नो सर। तो वहां पे इस पे एटमॉस्फेयर फोर्स नहीं लगेगा? यस No, सर, नहीं sir. लगेगा। नो सर। तो वहां पे आपकी जो बॉल है वो थोड़ा सा फूल जाएगी, रबर की बॉल। यस सर। तो अभी यहाँ पे वो पिचकी हुई है थोड़ा सा,
क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक फोर्स पे प्रेशर काम कर रहा है। यस सर। यस यस सर, जैसे हम ऑक्सीजन टैंक दे दे सर मून पे, तो फिर अगर हम स्पेस सूट ना पहन के जाए तो सब फट जाएंगे। बिल्कुल हम लोग फट जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रेशर बहुत हाई है, बाहर प्रेशर 0 है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल यस ब्रस्ट सर। ब्रस्ट कर जाएगी जैसे आप मून पे उतरोगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो हाथी को भी दबा देगा। तो क्या मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या कुछ अपोजिट फोर्स लगाती हैं क्या, मतलब एटम्स या कुछ हाँ मॉलिक्यूल्स? ऑब्वियसली उनके अंदर जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं उनके फोर्स होते हैं ना भाई। आप पिचकाने का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को क्लोज लेके आ रहे हो बहुत, न्यूक्लियस को क्लोज लेके आ रहे हो बहुत, तो आपस में रिपेल नहीं करेंगे ना। जब प्लस प्लस चार्ज को क्लोज लाओगे या माइनस माइनस को क्लोज लाओगे तो रिपेल नहीं करेंगे आपस में, दूर भागेंगे। यस सर। तो एक उसकी लिमिट आ जाएगी ना कि उतना ही कंप्रेस कर सकते हो ना जितना आप उसको बैलेंस कर पाओगे। अगर फोर्स मान लो अंदर का फोर्स ज्यादा हो गया तो फिर तो करीब आपको और फोर्स लगाना पड़ेगा उनको क्लोज करने के लिए। यस सर। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसा अर्थ है। के बाहर सर कौन सी फोर्स काम करती है हम पे? अर्थ के बाहर, अर्थ के बाहर तो मेजरली कोई फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन आपका 0 हो जाता है अगर आप बिल्कुल स्पेस में घूम रहे हो कहीं, तो सर क्योंकि वहाँ ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर ये तो होता नहीं। तो कोई फोर्स काम नहीं करेगी। आप तैरते रहोगे, यहाँ पे तैरते Yes, नहीं, स्पेस में देखा आपने तैरते रहते हैं लोग उसमें, यस सर। सैटेलाइट। यस सर। सर फिर भी सर स्पेस के मैट्रिक्स में सर कुछ ना कुछ तो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया ही होगा ना। यस सर, उसके कारण सर जो ग्रेविटी सर अर्थ पे होती है सर, जब हम मून पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट सर, जब वो वापस आते हैं तो उन्हें चलना सिखाना पड़ता है। स्पेस में फोर्स लगता है, कुछ फोर्स तो लगेगा, और लेकिन वो फोर्स नेग्लिजिबल होता है ना, बहुत कम फोर्स लगता है स्पेस में, अनटिल अनलेस कोई आपको बहुत बड़ा प्लेनेट आपके पास ना हो। ओके तो ये क्लियर हो गया सबको, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। ये पार्टिकल आपका वाइब्रेट कर रहा है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे था पहले, फिर ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे वापस आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है सर तो, आपका कर्सर कहाँ घूम रहा है, हम दिख ही नहीं रहा, एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो अब दिखा। ये जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ये पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर नीचे जाएगा, फिर मीन पोजीशन में वापस आएगा। तो इसका एक मोशन कंप्लीट हो गया, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे। यस सर, एक ऑसिलेशन। इसको हम बोल सकते हैं इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ये जैसे सर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। यस सर। इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड। उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन उसके पार्टिकल का। ठीक है, जो वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कोई पार्टिकल लगाता है। जैसे पेंडुलम में आपने देखा होगा, तो पेंडुलम भी टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो ये पहले यहाँ जाता है, फिर वापस आता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना जो भी टाइम इसमें लगाएगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी? ये है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। करेक्ट। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यस सर ऑसिलेशन को वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं ना? देखो अब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। ऑसिलेशन जो होता है, वाइब्रेशन जब बहुत कम एम्पलीट्यूड होता है ना आपका, जैसे एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है मान लो, तो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेशन। जैसे पेंडुलम को हम ऑसिलेशन बोलते हैं, लेकिन जो एटम होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन करते हैं इनको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है दोनों ऑसिलेशन ही, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो वाइब्रेशन बोलेंगे। ओके सर। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट 1 m of the medium, vibrating particle of the medium to complete वन ऑसिलेशन। हाँ, वन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। और सर अभी तो आपने बोला ऑसिलेशन जब बहुत ज्यादा होता है तब काउंट करते हैं डिस्टेंस। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि ऑसिलेशन, मैं कह रहा हूँ दोनों होते हैं, दोनों आपके एक तरह के वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, दोनों में ही आपका टाइम पीरियड तो डिफाइन आप करोगे ही ना। हाँ इसमें टाइम पीरियड हो सकता है बहुत कम आए इस केस में,
इस केस में थोड़ा टाइम पीरियड आएगा, 2-3 सेकंड आ जाएगा मान लो, इस केस में हो सकता है मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में आएगा वाइब्रेशन में, लेकिन टाइम पीरियड तो आएगा ही आएगा। तो हम इसे बोलेंगे टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज known as time period, is known as time period, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो होता है कैपिटल टी, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा सर? सेकंड। सर सेकंड। करेक्ट, यस सर सेकंड। करेक्ट, क्योंकि टाइम टेकन है तो सेकंड में लेंगे हम। यस सर। सर आपने ऑसिलेशन का मतलब क्या बताया था, एक बार दोबारा बता दीजिए, मेरा नेट नहीं चल रहा था। मैं इसमें डिफरेंस बता रहा था कि ऑसिलेशन जो होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। यस सर। और वाइब्रेशन तब बोलते हैं जब एम्पलीट्यूड बहुत कम हो। तो जो पेंडुलम का केस होगा उसमें हम बोलेंगे ऑसिलेशन, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो उसे हम ऑसिलेशन बोलेंगे। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन वगैरह वाइब्रेट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन वगैरह वो कर रहे हो ऑसिलेट, तो उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशन, क्योंकि इनका जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन कहेंगे। हाँ, इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा, मे बी हो सकता है बहुत ही कम, माने माइक्रोमीटर में या माइक्रोमीटर्स में होगा, नैनोमीटर में, ऐसा कुछ है ना। यस सर। तो इसे हम बोलेंगे वाइब्रेशन। ओके टाइम पीरियड क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। से एक और लिख देते हैं बस, क्लास को वो करते हैं। एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। करेक्ट, 1 सेकंड में ये पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यस ये सर टाइम पीरियड का जस्ट ऑपोजिट हो गया। सर इसे हर्ट्ज में नापते हैं ना? यस, इसकी यूनिट अभी आएगी, हर्ट्ज या पर सेकंड बोलते हैं, उसमें नापते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन मेड बाय द मीडियम पार्टिकल्स, medium particle by the medium particle in 1 second is known as the frequency is known as the frequency। इसका जो SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। नो, हर्ट्ज पर सेकंड। इसका जो पहले सिंबल है उसके 2 सिंबल यूज करते हैं यूजुअली, एक होता है आपका ऐसा और एक होता है एफ, इसको बोलते हैं न्यू। सर पहला वाला तो न्यू है ना? हाँ, पहले वाले को न्यू बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बना रखा होगा किताब में या फिर ऐसा बना रखा होगा? सर वो हमने NU लिखा है ना? हाँ, NU, न्यू है इसका नाम। मैं एक दोबारा सिंबल बना रहा हूँ, एक तरफ से स्ट्रेट होता है और एक तरफ से कर्ड होता है, ऐसे, इसको बोलते हैं न्यू। एक सिंबल तो इसका ये है या फिर एफ है, फ्रीक्वेंसी के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। सर म्यू और न्यू अलग अलग है? हाँ, म्यू अलग होता है, न्यू अलग होता है, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू बोलते हैं। अगर ये सिंबल आप जहाँ पे यूज करोगे उसको म्यू बोलेंगे, ये यूज करोगे तो न्यू बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हम न्यू यूज करते हैं, ठीक है। सर ये यू है क्या?
जो ये वाला सिंबल है। ये हाँ, ये यू के नीचे बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं करते। ओके। आंसर आपने वो क्या बताई थी इसकी? यूनिट। हाँ, यूनिट पे आते हैं। यूनिट के लिए हमें जो है इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। अगर मेरा टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है सपोज, तो 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन पॉसिबल है? सर टू। अगर मेरा आधे सेकंड में एक वाइब्रेशन हो रहा है तो 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो सकते हैं। यस सर। और अगर मेरा टाइम पीरियड 0.25 है तो कितना फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है? सर 4। और अगर मेरा टाइम पीरियड 1 है तो कितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है? सर 1। सर 1। और अगर टाइम पीरियड 2 हो गया? सर 0.5। 0.5 आधी हो जाएगी। आधी मतलब कि वो आधा ही वाइब्रेशन कर पाएगा 1 सेकंड में, क्योंकि उसको 2 सेकंड चाहिए पूरे। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? F = 1/t होता है, 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड और न्यू = 1 टाइम पीरियड। ये होता है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। हाँ बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होगा? 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। सर पर सेकंड हो जाएगा। तो यस, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो पर सेकंड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, HZ। ठीक है, इसका नाम है हर्ट्ज। इसको ऐसा लिखते हैं। तो इसकी जो यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। सुना है आपने हर्ट्ज कहीं पे? नो यस सर। यस सर। कहाँ पे सुना है? FM रेडियो में सुनते हो? 93.5 मेगाहर्ट्ज। यस सर। तो वो क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैं आपको बताऊंगा अगली बार। उसमें जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो वेव आप पे आ रही है एक्चुअली उनकी फ्रीक्वेंसी है। सर ये जो हर्ट सिंबल है सर, ये किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है ना? हाँ, ये साइंटिस्ट थे हर्ट्ज जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था EM वेव के बारे में, उनके नाम पे। यस सर। हेनरिक हर्ट्ज। ये आई डोंट रिमेम्बर फुल नेम, मे बी। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनमें से एक हर्ट्ज थे, उनके नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आज पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में समझते हैं। सर एक डाउट था मुझे। सर एक बार तो पीछे वाले पेज पे कर दीजिए, लिखना है। एंड सर आपने कहा था ना कि अब हम वो निकाल सकते हैं कि बिजली का बिल कितना आता है। तो सर जो फ्रिज होता है उसके ऊपर एक टैग लग रहा था, जो मैंने चेक किया, उसमें था 365 यूनिट्स बस पर ईयर। तो मतलब उसका क्या मतलब है कि वो हर महीने खींचेगा या पूरे साल में सिर्फ इतनी खींचेगा, चाहे आप कितने भी चला लो उसको? अगर पर ईयर लिखा है तो उसका मतलब नहीं, उसमें ये होगा कि आप 24 घंटे अगर यूज कर रहे हो उसे, तो या फिर 8 घंटे उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड टाइम माना होगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम कितना माना है। उतने स्टैंडर्ड टाइम अगर आप रोज यूज करोगे पूरे साल भर तो 365 यूनिट आपको बिल देगा। ओके सर। तो बट सर फ्रिज ऐसे बंद कोई ना कर सकते हैं, जो सामान रखा है वो तो खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन कई बार यस, इंडिया में तो नहीं कर सकते और आजकल कर सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत कभी कभी अगर कोई चाहे तो। यस सर। करते नहीं है यूजुअली हम लोग। और सर जो कभी पावर ऑफ भी हो जाएगा तो भी सर वही होता है, मतलब कट जाएगा। और सर ये वो होती है ना हीटिंग रॉड, जिसमें जो पानी में डालते फिर गर्म हो जाता है। सर उस पे लिखा था, उस पे 80 यूनिट लिखा था। 80 नहीं 80 kW, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा था। किलोवाट ऐसे कुछ लिखा होगा फिर। हाँ, किलोवाट ही लिखा था, यूनिट्स नहीं लिखा था। यूजुअली ऐसे लिखते हैं, मैंने 200 वोल्ट 1.2 एम्पियर ऐसे लिखा रहता है इंस्ट्रूमेंट्स में, अगर आप देखोगे तो ऐसा या समथिंग कुछ ऐसा लिखा रहेगा। या फिर अगर आप किलोवाट में लिखा है तो अलग अलग उनका ये है कि उन्हें कितना वोल्टेज यूज करेगा, वो कितना करंट खींचेगा, ये लिखा रहता है। या अगर किलोवाट में लिखा है तो उसकी पावर दी हुई है, फिर आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट निकालने के लिए। ओके सर, ठीक पावर है। किलोवाट में दी है।
सर ठीक आपने है। म्यू बताया था, वो म्यू क्या होता है, एक बार दोबारा बता दीजिए। MU। MU ऐसा होता है, सर इसको ये म्यू किसके लिए बोलते हैं। होता है? ये आप एक तो यूज करते हो यहाँ पे माइक्रोन आता है आपका, 5 माइक्रोन 7 माइक्रोन, यहाँ पे म्यू यूज करते हो। यस सर, माइक्रोन सिंबल। वहां पे होता है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक आता है ऑप्टिक्स में टर्म, वहां पे म्यू यूज होता है। सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ लगभग मीटर पर सेकेंड। तो ये म्यू जो है वहां पे यूज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और भी जगह कहीं पे डाइपोल मूवमेंट आता है आपका, और भी चीजें आएंगी, अभी आएगी हायर क्लास में, तो वहां पे यूज होता है ये। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय सर। ओके देन क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, राइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन, बाय सर। बाय। गुड इवनिंग। बाय एवरीवन।